सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ CAPF AC 2023 में जो पेपर 1 है उसके लिए बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी। अब आप में से काफ़ी सारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो इसी से मैंने सोचा आपको अलग से ही बता देता हूँ यूट्यूब में, ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो बैच में एनरोल नहीं है उन्हें भी पता चल जाए कि कैसे कैसे। देखो, बेस्ट बुक्स तो यहाँ पे बताने वाला हूँ, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कैसे उनमें अप्रोच लेना है। जो मैंने गलतियाँ की जिसकी वजह से मेरा फ़ाइनल में नहीं हो पाया, और फाइनल जो मेरिट लिस्ट मैंने आपको वो दिखाई थी, और जो जो मार्कशीट थी अपनी वो मैंने आपको दिखाया था। और अगर मुझसे कोई एक चीज़ बोले कि भाई इसमें चीज़ क्या करेक्ट करना चाहोगे, किस में एक्स्ट्रा मेहनत और किस में एक्स्ट्रा इम्प्रूव किया जा सकता था जिसकी वजह से रैंक आ सकती थी एक, तो दैट वुड हैव बीन पेपर 1। क्योंकि मैंने आपको मार्कशीट दिखाया था, पेपर 1, पेपर 2, इंटरव्यू, तीनों में ही स्कोर एवरेज था। मतलब ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि ख़राब स्कोर है, फिर ऐसा भी नहीं बोला सकता कि बहुत अच्छा स्कोर है। गलती मैंने आपको बताई थी कि क्या था। गलती मेरा ये था कि मेरा किसी एक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं था, और किसी एक में जिसमें आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर ला सकते हैं दैट इज़ पेपर 1। मतलब पेपर 2 में भी आ सकते हैं, इंटरव्यू में भी आ सकते हैं। रैंक 1 जो था मेरे समय का, उसका मुझसे सिर्फ आई थिंक 10 नंबर ही ज़्यादा था। रैंक 1 की मैं बात कर रहा हूँ पेपर 1 में, बट बंदे ने पेपर 2 और इंटरव्यू में बहुत खींच दिया। बट पेपर 2 और इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है, या फिर दो ऐसी चीज़ है जो अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब इंटरव्यू तो खासकर बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल आप बोल सकते हो, और पेपर 2 इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल नहीं है जितना लोग बोलते हैं। लेकिन फिर भी प्रिडिक्टेबिलिटी लेवल में अगर सबसे टॉप पे है दैट इज़ पेपर 1। आप अगर जितना मेहनत करोगे, बिकॉज सीधे एक क्वेश्चन तुमने सही किया 2 नंबर तुम्हें सीधा मिला। लेकिन उसमें क्या है कि अगर तुमने बहुत अच्छा ऐसे भी लिखा ना एक नॉर्मल से, तो कहीं जाके तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर मान लो 20 में किसी को 11 मिल रहे हैं तो तुम्हें 13 लाने के लिए काफ़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी अगर आपको पता होगा, आपने बस एक क्वेश्चन सही किया और आपको मिल गया। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या करूँ। लोगों के 170 प्लस तक नंबर जाते हैं, ठीक है, 170 प्लस तक। अब वो तो खैर मैं 170 प्लस नहीं बोल रहा हूँ आप ले आओगे, वो तो कहीं ना कहीं लक का फैक्टर भी थोड़ा सा प्ले कर देता है, लेकिन डेफिनेटली 140 प्लस लाया जा सकता है। और जो बैच वाले स्टूडेंट है उनके लिए मैं तो टारगेट है मेरा 150 प्लस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैं बुक लिस्ट आपको बताने वाला हूँ जनरल बुक लिस्ट होती है, बट मेन है कि आप उसको कैसे अप्रोच लेते हैं फॉर CAPF एग्ज़ाम की आप पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको। और ये जो है CDS वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड, तो ये सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। इसमें 2 सब्जेक्ट और मिसिंग हैं, दैट इज़ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा, लेकिन अभी आपको पता है कि जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, 125 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर 1 में, और जिसमें कि आप ये मान सकते हो कि अराउंड इस बार जैसे कि जो CAPF आपका 2022 का एग्जाम हुआ था, अराउंड 110 क्वेश्चंस आपके GS सेक्शन से ही आए थे। रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं था, पहली बार ऐसा हुआ कि रीजनिंग का एक भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया। और मैथ्स में बाकी क्वेश्चन थे 110 के अलावा, नहीं, अब 15 क्वेश्चन के अराउंड मैथ्स में थे, ठीक है। तो ये वेटेज रहता है। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैथ्स में ऐसा नहीं कि शुरू से रगड़ना चालू कर दिए, ठीक है। मैथ्स एक स्कोरिंग है, उतना हार्ड नहीं आता, ईजी आता है, और पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्कुल है। और इस बार तो ऐसा ही पेपर आया था। कुछ ही बार ऐसा पेपर गया जैसे 2018 में कि बहुत टफ आ गया था मैथ्स, लेकिन इस बार का जो मैथ्स था, फिर पिछली बार या फिर उससे पिछली बार, बिल्कुल डुएबल था। और अगर आप उसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हो पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो मेन आपका फोकस होना चाहिए दैट शुड बी द सब्जेक्ट्स ऑफ GS, दैट इज़ पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट। ये सारे पहले आपको करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट ये नहीं तो इस साइड के, मैंने दोनों को बहुत ही इंटेंशनली यहाँ पे लेफ्ट और राइट में लिखा है, ठीक है। ये लेफ्ट वाले सब्जेक्ट्स तो आपके कवर्ड होने ही चाहिए, ये आपका सिलेक्शन करवा के देने वाले हैं, ठीक। तो पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि सबसे पहले आपको GS में तगड़ा होना है। बाकी की जो चीज़ें हैं वो बाद में, बाकी से मेरा मतलब है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और मैथ्स और रीजनिंग, ये सब बात की बातें हैं। क्यों बात की बातें हैं? क्योंकि पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, इस बार तो CAPF AC में करंट अफेयर्स भी भाई UPSC ने दिखा दिया कि करंट अफेयर्स अब वो कन्वेंशनल तौर से नहीं पूछेगा कि भाई सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको मिला है, नोबेल पुरस्कार, ये सब उसने अब पूछना इस बार बंद कर दिया है। और आगे भी आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स की होनी चाहिए। तो इसी वजह से जो मैं बैच में भी कराऊंगा, तो विल स्टार्ट फ्रॉम द अक्टूबर, और अक्टूबर मंथली टाइप हम लोग करने वाले हैं, और बाद में तो मैं आपको वहाँ PDF देता ही हूँ। लेकिन अभी मैं आप कैसे अप्रोच लेना, ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। अभी जो बैच में मैंने स्टार्ट करवाया है वो ज्योग्राफी स्टार्ट करवाया है, ठीक है। आप इनमें से 3 सब्जेक्ट्स में किसी से भी स्टार्ट ले सकते हैं। अगर आप जैसे बैच में एनरोल नहीं, जैसे बैच में तो वो तो भाई ज्योग्राफी से ही, अगर आप बैच वाले स्टूडेंट हैं तो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, जहाँ से करवा रहा हूँ, सिर्फ आपको उतना ही करते जाना है, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। लेकिन अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं तो कैसे करना है? पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस में करंट अफेयर्स तो आपको कोई अलग से नहीं, धीरे धीरे वो होता रहेगा। पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस से आपको एक पिकअप करना है। मेरे माने ज्योग्राफी को पिकअप कर लीजिए, बिकॉज
जो भी मैं बैच में करवा रहा हूँ, जैसे कि एनसीईआरटी का चैप्टर 1, चैप्टर 2, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रोटेशन रेवोल्यूशन, तो इसका टेस्ट मैं रखूँगा संडे को। तो इससे होगा क्या कि आप पढ़ोगे, ठीक है, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और टेस्ट भी होता रहेगा, अगर मान लीजिए आप बैच में एनरोल नहीं है तो, ठीक है। तो उससे आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन आप पॉलिटी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्योग्राफी समझ नहीं आती है तो आप पॉलिटी से भी स्टार्ट ले सकते हैं। वो स्टूडेंट जो बैच में नहीं है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और या फिर साइंस से भी ले सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये ऐसे हैं कि धोखा नहीं देने वाले हैं। जैसे करंट अफेयर्स ने इस बार थोड़ा धोखा दे दिया, पॉलिटी कभी धोखा नहीं देगा, साइंस कभी धोखा नहीं देगा। ये दो तो मैं एकदम फॉर श्योर। ज्योग्राफी भी थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन पॉलिटी साइंस हार्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। और यूपीएससी जब सिविल सर्विसेज तक में अभी तक उतना ज़्यादा हार्ड नहीं कर पाया है, खास साइंस तो उतना ज़्यादा आता नहीं है, आता भी तो टेक्निकल पोर्शन में आता, साइंस एंड टेक होता है वहाँ पे। यहाँ आपकी एनसीईआरटी की बुक से आती हैं चीज़ें, 9th और 10th की एनसीईआरटी से। तो अब ये चलिए देख लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी आपको रेफ़र करनी है। पहली बात तो आप ये समझ गए कि कौन से पहले पिकअप करना है। अब क्या इनको नहीं करना है, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट बिल्कुल करेंगे। और इस बार आपने देखा होगा, चाहे वो सीडीएस का पेपर था चाहे सीएपीएफ का पेपर था, हिस्ट्री में खासकर जो एंशियंट हिस्ट्री या फिर जो कल्चर वाला पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, उससे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हिस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे कि सिविल सर्विसेज में अब सीसैट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हिस्ट्री में अब एंशियंट हिस्ट्री को उतना ज़्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इनका आउटपुट रेशियो उतना है नहीं, जितना इनपुट डालते हो उतना आउटपुट मिलता नहीं, इस वजह से इनको बाद में करेंगे। इन सब्जेक्ट्स को अगर आपने कर लिया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस को, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट ही लगाना स्टार्ट कर सकते हो, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और आपके ये बोल सकते हो कि मेन जो सिलेक्शन आपको करवा के देंगे वो यही 3 सब्जेक्ट्स हैं, यही 3 हैं। ये 3 तो आपका मान लो कि आइसिंग ऑन दी केक टाइप है, कि अगर आपने इसके सही कर दी तो आइसिंग ऑन दी केक। एनवायरनमेंट को उतने ज़्यादा इस बार क्वेश्चन आए नहीं, ठीक है, आए भी तो बहुत टिपिकल से। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। एनवायरनमेंट अगर आप रिलाई करते हो इस चैनल पे तो मैं एनवायरनमेंट आपको अलग से करवा दूंगा। एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी बुक्स आते हैं, जैसे शंकर आईएएस की बुक आती है। खैर अभी बुक्स पे ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक करके आते हैं। लेकिन ये बात आपकी क्लियर हो गई कि पहले जो ये सब्जेक्ट्स हैं इन पे हमें फोकस करना, टारगेट करना। जो बैच में मैं इन्हीं तीनों को पहले ख़त्म करवाऊंगा, बैच वाले भी ध्यान से सुन ले, इन्हीं तीनों को मैं पहले ख़त्म कराऊंगा और उसके बाद ये 3 टारगेट होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली करते रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले पिकअप करते हैं पॉलिटी की बुक्स। तो पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको एक बुक रेफ़र करनी है, दैट इज़ एम लक्ष्मीकांत। अब क्या एनसीईआरटी रेफ़र करनी नहीं करनी, दैट डिपेंड्स कि आपके बेस कितना वीक है या फिर कितना। देखो एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि एनसीईआरटी आप कर लो और एम लक्ष्मीकांत ना करो तो फिर मुश्किल, आप मतलब आप भूल जाओ कि आप पॉलिटी पूरा सही कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये पूरी तरह ढंग से कर लेते हो, एनसीईआरटी भी नहीं भी करते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो आप पे डिपेंड करता है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हो नहीं पढ़ना चाहते हो। लेकिन ये जो है जो मैं आपको बैच में करवाऊँगा वो यहीं से सारी चीज़ें, हम लक्ष्मीकांत के थ्रू ही हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको मैंने बता रखा है कि भाई अगर आप परचेज़ करते भी हो नहीं करते हो, डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन यू, बिकॉज जितना भी आपको करवा दूंगा वो सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। आपको उतना ज़्यादा इसको रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लेनी है आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी मैं कोई चीज़ आपको देखने के लिए बोल सकता हूँ, कुछ रेफ़र करने के लिए बोल सकता हूँ, तो रेफरेंस के लिए आप बुक को रख सकते हो, ठीक है। और जो बैच में एनरोल नहीं है तो ये आपके लिए एकदम बाइबल साबित होगी, ठीक है। लाइन बाय लाइन इसको आपको पढ़ जाना है, लेकिन मेन होता है कि आप कितना उसको समझ पाते हैं, बिकॉज अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आने लगे हैं, तो इस वजह से इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए बाइबल है, आपको पता है एम लक्ष्मीकांत। कैसे अप्रोच करना है आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसमें कौन कौन से हैं जिसमें कि आपको कमांड होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, चैप्टर 1 खोला, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जैसे ऑर्डर में चलते जाते हैं, ऑर्डर में नहीं चलना है। जो इंपॉर्टेंट है बताता हूँ आपको। पार्लियामेंट चैप्टर क्वेश्चन शॉर्ट आना ही आना है, पार्लियामेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देन आपका फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी। इसके बाद पंचायत यानी लोकल बॉडीज़, ठीक है। लोकल बॉडीज़ में जो पंचायत वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं बात करूँ तो यही जितने मैंने बताया, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी और पंचायत, ये आपके अच्छे से कवर्ड होने चाहिए। इसके बाद आप जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला चैप्टर है जहाँ पे एक्ट्स वगैरह दिए, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, उस पर आप जाइए, ठीक है। और उसके बाद अगर आप मतलब बाकी चैप्टर्स पे आपको जाना है, ठीक है, जैसे इंटर स्टेट रिलेशंस हो गए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, ये उसके बाद आपको जाना है। लेकिन पहले आपके ये चैप्टर्स कवर्ड होने चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जहाँ से आपकी ज़्यादा चीज़ें खींच सकती हैं, पहले उनको कवर करने की कोशिश करें, बिकॉज वो आपको कॉन्फिडेंस देंगी, ठीक है। साफ सीधी सी बात है।
अब आते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में क्लास 11th ये दो एन हैं, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये दो एन आपके पास होनी चाहिए ज्योग्राफी के लिए। क्या ज्योग्राफी इनसे पूरा कवर्ड हो जाएगा? बैच वाले जानते होंगे मैंने आपको सिर्फ यही दो बुक्स बताई हैं, इसके अलावा मैंने कोई भी बुक नहीं बताई है। जीसी लियोंग भी आती है, ठीक है, लेने को आप ले सकते हैं। बुक रखने से ज्ञान शोषित नहीं हो जाएगा, ठीक है, बुक को पढ़ने से चीज़ें होंगी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पॉलिटी भी लें, ज्योग्राफी भी लें, एंशियंट हिस्ट्री भी लें, साइंस भी लें और एकदम रख दें ताकि रोज़ सुबह देखते ही कॉन्फिडेंस आएगा तो ठीक है रख लो, लेकिन वो माइंडसेट रिमूव कर देना, क्योंकि वो जो एक्साइटमेंट होता है ना शुरू शुरू में बुक्स का, वो धीरे धीरे डाई डाउन होने लगता है, ठीक है। तो उस एक्साइटमेंट में कहीं खो मत जाना कि बेसिक बुक्स को कवर करना। बेसिक बुक्स मतलब कि जो आपको पता है कि भाई सभी कोई, आपने क्या किसी को एम लक्ष्मीकांत के अलावा कोई बुक रिकमेंड करते सुना होगा पॉलिटी का? नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैं तुम्हें स्पेक्ट्रम बताऊंगा, क्या मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा किसी कोई तुमने सुना होगा? बिपिन चंद्रा ही सुना होगा, बाकी मोस्टली लोग स्पेक्ट्रम ही बताते हैं, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी बताते हैं। तो एटलीस्ट ये तुम्हारे माइंड में इंश्योर हो जाना चाहिए कि हाँ सब बता रहे हैं तो मतलब है कि ये बुक्स तो करनी पड़ेंगी। तो भाई कायदे से उठाओ, जो भी, जैसे कि जो बैच वाले स्टूडेंट जो नहीं भी हैं, खासकर जो बैच वाले हैं, कायदे से उठाओ, एक एक चैप्टर कवर करो। प्रोसेस को फॉलो करने से रिजल्ट मिलेगा, ना कि आपको वो सोचने से या फिर बुक्स रखने से रिजल्ट। वही ना, बैट बॉल सब ले आने से स्कोर अच्छा नहीं बना दोगे आप। आपको अगर आपके पास जो भी है बैट है तो प्रैक्टिस करो उससे कि ये शॉट कहाँ से खेलना, वो शॉट कहाँ से खेलना। कहने इसका मेरा मतलब है कि जितना है, जो जो भी आप सब्जेक्ट आपने पहले सोच लिया कि मैं ज्योग्राफी कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाओ कायदे से। 11th क्लास की एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही तो पुरानी भी ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है 6 to 10th की नहीं करनी है क्या? करने को कर सकते हो, बेस कवर कर देंगे, बिल्कुल कवर कर देंगे, लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो इतना बड़ा कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, पहली बात। और अगर आपको लगता है कि बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि लैटीट्यूड होता क्या है, लॉन्गिट्यूड समझ भी नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये, तो फिर 6 to 10th ले सकते हो। बाकी जो बैच में वो तो मैं सारी चीज़ें करवा ही रहा हूँ बेसिक्स एकदम, जो चीज़ समझ नहीं आ रही समझा के। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप 6 to 10th भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो आपको करनी पड़ेगी। तो अगर आप उसको समझ सकते हैं 11th की लाएँ दोनों बुक्स, ठीक है, पहले चैप्टर पढ़ें, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं देन इट्स गुड, आप प्रोसीड करें। ये दो एनसीईआरटीज़ ख़त्म हो जाए। आपको पता है ये सारे क्वेश्चन कब पूछने चाहिए? जैसे अब मैंने आपको बोल दिया कि ज्योग्राफी के लिए बुक लेनी है, तो भाई एंशियंट हिस्ट्री के लिए सर कौन सी लेनी है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कौन सी लेनी है, ये सवाल आपको तब, ऐसा तो नहीं बुक्स मार्केट से ख़त्म हो जाएंगी, नदारद हो जाएंगी, तो वो ये क्वेश्चन आपको तब पूछने चाहिए कि हाँ ये ख़त्म हो गई, ये ख़त्म हो गई, तब आपको वो क्वेश्चन पूछना चाहिए, तब जायज़ होता है वो क्वेश्चन, ठीक है। और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने बुक ख़त्म कर दी है। नहीं तो आप बाद में थोड़ा सा एंग्जाइटी होने लगती है कि यार सारी बुक्स तो ले ली लेकिन कवर कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। इतना एक्साइटमेंट था शुरू में, अब तो एक्साइटमेंट डाई डाउन करने लगा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों बुक्स आपको एकदम ढंग से लाइन बाय लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसी वजह से जो मैं बैच में करवा भी रहा हूँ वो लाइन बाय लाइन ही आपने देखा होगा, और इसमें हाईलाइट करके मैं आपको देता जा रहा हूँ कि ये चीज़ से तो क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। बाकी एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ जाए ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता यूपीएससी में, लेकिन जहाँ से बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस लगता है मैं उसको हाईलाइट करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंशियंट और मॉडर्न की, ठीक है। तो एंशियंट इंडिया के लिए आप क्लास 11th की, सबसे पहले तो एंशियंट को बाद में करना है। पहले मैंने आपको बता दिया पॉलिटी करना है, फिर ज्योग्राफी करना है, देन साइंस करना है। तो पहले आपको साइंस का ही बता क्या दूँ, सिंपल आप ये ध्यान रखो, 9th और 10th की एनसीईआरटीज़, क्लास 9th और क्लास 10th की जो एनसीईआरटीज़ आती हैं साइंस की, जिसमें फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग नहीं है, कंबाइंड ही है। और जिसके पास पैसे नहीं हैं एनसीईआरटीज़ ख़रीदने के, तो ई पाठशाला या फिर मोबाइल में पढ़ना है तो ई पाठशाला करके ऐप आता है, उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ई पाठशाला। वहाँ पे सारी आपको एनसीईआरटीज़ की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो क्लास 9th और क्लास 10th की एनसीईआरटीज़ साइंस के लिए सफिशेंट है, उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो इसमें क्लास 11th की एनसीईआरटी आती है। अगर ओल्ड एनसीईआरटी मिल सकती है तो ले सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि न्यू ले लेंगे तो कुछ होगा नहीं, दोनों इक्वल ही हैं, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर मिल सकती है तो, नहीं तो न्यू भी सफिशेंट है, ठीक है। और अगर बात करूँ कि तमिलनाडु बोर्ड की भी एक आती है, अगर वो ले सकते हैं तो वो मिल जाए तो वो ले लीजिए, नहीं तो ये भी सफिशेंट है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा मल्टीपल के चक्कर मत पड़िएगा कि भाई एंशियंट इंडिया के लिए ये ले ली, अब एक और कौन सी बुक ले लें, क्या जीसी लियोंग भी ले लें ज्योग्राफी के लिए। पहले मैं वही बोल रहा हूँ ना कि पहले जितना मैंने बताया उतना तो करो, ठीक है। पहले जितना सब कोई रिकमेंड कर रहा है उतना तो आप करिए, उसके बाद बाकी बुक्स पर जाइए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो मैंने किया था पर्सनली, और
जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला था, और दैट वाज अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम, और ये इसके ऑथर है राजीव वहीर। ठीक है, हो सकता है इसका कवर डिफरेंट हो बिकॉज ये आई थिंक पुराना एडिशन है। ठीक है, जो मेरे पास था ग्रीन कलर का, हो सकता है अभी आई थिंक रेड कलर में आता है, तो देख लेना। ठीक है, वैसे कोई एडिशन में उतना ज़्यादा चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो ये बुक सफिशिएंट है, छोटी सी बुक है लेकिन थोड़ी सी मोटी सी बुक है, लेकिन उतनी भी मोटी नहीं है। और इसमें कहाँ पे फोकस करना है, कहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करना है, तो पोस्ट 1857 या फिर मतलब 1857 रिवोल्ट, या फिर आप बैटल ऑफ प्लासीज सिंपल चालू करो, 1757 से आप स्टार्ट करो चीज़ों को। ठीक है, उसके पहले जो आपके पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच, उतना ज़्यादा आता नहीं उससे क्वेश्चन, वो तब करना जब वो सारी चीज़ें हो जाए। हमारी वही जैसे रहता है आदत होती है, खासकर जो बिगिनर्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होता है, कि भाई पहले पन्ने से एकदम स्टार्ट करते हैं कि आओ एकदम नहा धो के बैठेंगे और एकदम पेंसिल वेंसिल लेके तैयार शुरू करेंगे। जब करते हैं फिर क्वेश्चंस देखते हैं तो क्वेश्चन होते ही नहीं उसमें जो हमने अभी तक पढ़ा होता है। तो पहले वो करें जिससे आपको चीज़ें कॉन्फिडेंट फील करें। ठीक है, तो 1757 से चीज़ों को चालू करेंगे मॉडर्न इंडिया में। ठीक है, अगर आप मॉडर्न इंडिया से इससे चालू कर रहे हैं। बाकी इस बार तो CAPF हो चाहे CDS हो, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आए ही नहीं मॉडर्न इंडिया से। तो अभी भी जो रिलायबल है वो साइंस है, पॉलिटी है, जोग्राफ़ी है। ठीक है, तो इन तीन पे पहले फोकस करें, बाद में हिस्ट्री पे जाएँ, बाद में इकोनॉमिक्स वगैरह के लिए बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स हो गया आपका, एनवायरनमेंट हो गया। जो बैच वाले हैं तो उनको तो पहले मैं बता देता हूँ, उनके लिए आपको कोई अलग से बुक परचेज़ नहीं करनी है, ना रमेश सिंह इकोनॉमिक्स के लिए, ना शंकर IAS एनवायरनमेंट के लिए। जितना मैं आपको कराऊंगा वो सफिशिएंट होगा। सफिशिएंट का मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन तुम वहाँ सही कराओगे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन डुएबल होगा तो आप कर लोगे, नहीं तो कोई नहीं कर पाएगा, सिंपल सा ये है। ठीक है, जो सब कोई कर रहा है वो तो हमें सही करना ही करना है। ठीक है, जो बाकी कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं वो करना है, और हमें 100% भी नहीं लाना है, क्योंकि 100% आप ला भी नहीं पाएंगे। तो जहाँ से क्वेश्चन, जहाँ से जो पेपर स्कोरिंग सेक्शन है पेपर का, वो हमें चीज़ें कवर करनी है बस, और उनको बार बार रिवाइज करना है। मैंने आपको बता दिया पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, ये स्कोरिंग है, और इन्हीं को बार बार रिवाइज करके आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आप एंशियंट हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, एनवायरनमेंट में कितना सही कर लेते हैं वो तो आपके लिए बस बोनस है, आप ये मान के चलो। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए और एनवायरनमेंट के लिए भी सेम मैं आपको नोट्स देने वाला हूँ। ठीक है, और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं देखो मैथ्स के लिए सिंपल ही आती है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आपका अगस्त फर्स्ट वीक में पेपर है, अगर आप उसको जनवरी से भी स्टार्ट करना चालू करोगे ना, सफिशिएंट है, उतने आराम से हो जाएगा। जनवरी से भी करना चालू करोगे तो भी। तो अभी किस पे फोकस करना है मैंने आपको बता दिया है। और पेपर 2 की रही बात की, पेपर 2 पे कब से फोकस करना है, तो वो भी मैं, अगर आप लोग बोलोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा कि पेपर 2 पे कब से फोकस करना है। मेरे अकॉर्डिंग अभी से उतना ज़्यादा फोकस नहीं। आई अगेन रिपीट, पेपर 1 पे जितना भी फोकस डाल सकते हैं डालिए, बिकॉज यही आपको अच्छे नंबर स्कोर करके देगा, यही आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम ला के देगा। ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई डाउट है, और हाँ, जो लोग बैच में अगर एनरोल करना चाहते हैं आप, तो परमार अकेडमी आपका ऐप है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं। तो आप जब गूगल प्ले स्टोर पे परमार अकेडमी ऐप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे लास्ट में, यहाँ पे आपको दिख रहा है घातक बैच फॉर CAPF 2023। तो ये आपका है CAPF 2023 के लिए बैच, और इसमें आप डेमो भी, लेक्चर्स भी ले सकते हैं, पढ़े हुए होंगे। ठीक है, और ये आपका है विक्टर बैच फॉर CDS। इसमें आपका मैं बता दूं कि क्या क्या है, पूरा GK। ठीक है, और इसमें विक्टर बैच है जो CDS के लिए GK एंड इंग्लिश, यानी OTA के लिए आप बोल सकते हो, GK और इंग्लिश है। क्या इसमें पेपर 2 भी है? पेपर 2 के लिए मैं डेफिनेटली गाइड करने वाला हूँ, लेकिन पेपर 2 के यहाँ पे डेडिकेटेड क्लासेस नहीं चलती, सिर्फ पेपर 1 का ही है ये। ठीक है, प्राइस कितना है इसका? प्राइस आपको 3000 दिखाएगा, लेकिन इसमें आपको कोड यूज़ करना है, जो बैच का नेम है घातक 23, घातक 23 ये कोड यूज़ करना है, और आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, एंड आई थिंक 2000 तक में आपको ये बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इसमें पेपर 2 का डेडिकेटेड क्लासेस नहीं, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, मैं गाइड करता रहूँगा इसके रिगार्डिंग, लेकिन जैसे मैंने बताया पेपर 2 के लिए अभी से पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पहले पेपर 1 पे फोकस करना है हमें। ठीक है, वो बात की बात है, और उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई और डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो उसके रिगार्डिंग। और बस यही मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि पेपर 1 में स्टार्ट स्लो, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रहें, जैसे भी स्टार्ट करें, लेकिन स्टेडी रहे, वो कॉन्टिन्यूस रहे, और रिवीजन आप करते रहें। ठीक है, बाकी मैं आपको टेस्ट यहाँ पे करवाता ही रहूँगा। जो लोग बाई चांस एनरोल नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, फाइनेंशियल रीज़न से, मुझे पता है काफ़ी लोगों के रहते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट भी करवाता रहूँगा संडे बेसिस पे। संडे जो भी हम लोग बैच में कवर करेंगे मंडे टू सैटरडे, उसका मैं यहाँ पे टेस्ट रखूँगा बैच वाले स्टूडेंट्स का, तो उससे आप चीज़ों को जितना हो सकता है कवर करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।